चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, सेल यानी कोशिका एंड टिश्यूज़ जिसमें प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अलग अलग लेक्चर में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जीवों में विविधता विविधता ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। गाइस इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस बार बार फ्रेम किए जाते हैं जिन टॉपिक से, हम उन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में विविधता के बारे में आप क्या समझते हैं? जीवों में विविधता का मतलब है कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं जो अलग अलग रूप, आकार और गुण रखते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इस अध्याय में हम समझते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है। हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, समुद्र और अन्य प्रकार के जो भी जगह हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों को जन्म देते हैं। हर जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता है, उससे विविधता जो है वो बढ़ती है। जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो उनकी विशेषताओं के आधार पर, यानी कि जैसे शरीर की बनावट, रहने का स्थान, भोजन का तरीका आदि के आधार पर समूह में बांटा गया है। अब ये मुख्यतः 5 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सभी अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें कि मोनेरा वो होते हैं जो कि इसमें बैक्टीरिया जैसे सरल सूक्ष्म जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया। फंगस यानी फंजाई में कवक जैसे जीव होते हैं जैसे मशरूम। प्लांटी में सभी पौधे शामिल होते हैं और एनिमेलिया में सभी प्रकार के पशु आते हैं। चलिए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि ये प्रो होते हैं, यानी इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी थिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। थिंग्स बोले तो कैसे? न्यूक्लियस या फिर कोई भी मेम्ब्रेन या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल, इनकी जो है वो नीड नहीं होती है इनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स वे सरल और प्रिमिटिव जीव होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर कोई सेल है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। इनके डीएनए या जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है। ये जो मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है जेनेटिक मटेरियल, ये भी इसमें एब्सेंट होता है। जबकि ये जो है ये कोशिका के भीतर ही तैरता रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनल बिल्कुल नहीं होते। अब बात करें उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो मैंने आपको डिस्कस की है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, छोटे और सरल आकार के होते हैं, सिंगल सेल्ड जीव होते हैं, यानी कि इनकी एक कोशिका होती है। सिंगल सेल जीव होते हैं कौन? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन इसमें बाइनरी फिजन होता है। क्या? बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन। ठीक है, और फिर जीवाणु और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया और आर्किया, ये सब प्रोकैरियोट्स में शामिल होते हैं। वन बाय वन देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के टाइप कौन सा है। ये है मोनेरा, यानी कि मोनेरा को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, प्रोकैरियोट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है मोनेरा के रूप में। मोनेरा क्या है? मोनेरा एक जीवों का समूह है, यानी एक ग्रुप है जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी कि सभी एक कोश के जीव आते हैं इसमें। इन जीवों में कोशिका के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इनकी जो संरचना है वो बहुत ही सरल होती है। ये ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक वे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक वे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्लांट, जो कुछ एल्गेज यानी कि शैवाल और कुछ बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफिक के उदाहरण हैं।
बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक की, तो हेटरोट्रॉफिक जो है वो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। अपने पोषण के लिए सीधे या परोक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जानवर, मनुष्य या कवक यानी फंगस, तो ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है या फिर नहीं भी होता है। सेल वॉल की बात करें तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में इसके उदाहरण है आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जहाँ भी बैक्टीरिया का जिक्र आ जाए वो मोनेरा से संबंधित रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम नीला हरा शैवाल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। मोनेरा को अगर हम और अच्छे तरीके समझे तो ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स जीव नाभिक या रहित होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति बिल्कुल कठोर होती है इसमें अगर होती है तो। और विविध वातावरण यानी कि ये मिट्टी, पानी और शरीर में पाए जाते हैं। और ये हमने उदाहरण की बात कर ही ली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का ये इमेज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आखिर होते क्या हैं? यूकैरियोट्स वे जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस सुस्पष्ट तरीके से होता है और झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं इनकी। इनमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। एकल और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। कौन? यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में एकल कोशिका वाले जीव जैसे अमीबा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमीबा का फिगर है, अमीबा। और बहुकोशिकीय के जीव जैसे पौधे और जानवर शामिल होते हैं। आधुनिक जीवों का समूह यानी कि यूकैरियोट्स में सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स और जो भी आधुनिक जीव हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो प्लांट, एनिमल, फंगस और प्रोटिस्टा, ये सभी यूकैरियोट्स के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेल्युलर। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की, यूकैरियोट्स में एक कोशिकीय जीव की। यूनिसेल्युलर जीव जो होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि ये जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं जो सभी कार्य करती है। इनकी जो संरचना है वो बहुत सरल होती है और इनके जो उदाहरण हैं वो हो गए अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये तेजी से डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण हैं, यानी कि इनके जो फर्दर डिवाइड किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है, वो है प्रोटिस्टा, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, देन फाइलम प्रोटोजोआ एंड, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट हैं, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स जीव होते हैं, ठीक है। ये एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स जीव होते हैं जिनमें नाभिक नाभिक मौजूद होता है। इनकी जो संरचना है वो सरल होती है और इनमें नाभिक और अन्य सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब ये नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि ये अनुप्रस्थ अंगों के माध्यम से गतिशील होते हैं। इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं सिवाय यूग्लिना के। यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी प्रोटिस्टा जीव की बात करें तो इनमें जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। ये ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक होते क्या हैं और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहते हैं, जिनमें मनुष्य, जानवर ये सब आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रोटिस्टा के एकल कोशिकीय शैवाल, डायटम्स और प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायटम का फिगर है, ठीक है।
और ये एक पैरामीशियम का फिगर है। ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो अधिकांश जलीय जीव होते हैं। ये एकाकी या उपनिवेशी होते हैं। ठीक है। एकाकी या उपनिवेशी कैसे कि ये एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स होते हैं। इनमें सुस्पष्ट नाभिक होता है। ठीक है। आहार का जो तरीका होता है इनका हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। और इनका जो लोकोमोशन यानी कि आवासन होता है वो सीलिया लाइक होता है। सीलिया हो गया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, बालों जैसी संरचना। फ्लैजिला यानी फ्लैगेला और स्यूडोपोडिया के माध्यम से चलते हैं ये। कौन? फाइलम प्रोटोजोआ। बात करते हैं इनके उदाहरण की तो ये अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम 3 टाइप के होते हैं। बात करें पैरामीशियम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। ये जो सीलिया यानी कि हम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को सीलिया कहते हैं। ठीक है। ये जो सीलिया है ये छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है जो कि पानी में तैरने और भोजन को पकड़ने में काम आती है। ठीक है। बाल जैसी संरचना होती है और पानी में तैरने और भोजन को कलेक्ट करने में काम आती है। इनका जो आकार होता है वो जूते जैसा होता है। आप देख सकते हैं कि ये पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम का जो शेप है ये शूज जैसा होता है। ठीक है। और ये सूक्ष्म जीवों को खाता है। और होते कौन से हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। बात करते हैं यूग्लिना की तो यूग्लिना जो है वो ये भी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जीव है। एक कोशिकीय तो सभी हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव है और इसकी जो संरचना है इसमें एक पूंछ जैसी संरचना होती है जिसे हम फ्लैगलम बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अमीबा में ये एक पूंछ जैसी संरचना होती है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है, वो होता है अमीबा में, जो कि एक कोशिकीय जीव है। और किस में आता है? यूकेरियोट्स में। ठीक। अब इसकी जो पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। किसमें? यूग्लिना में। अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा जो है इसमें जो खाना इकट्ठा करता है ये इसके सूडोपोड होते हैं, यानी कि सूडोपोडिया होते हैं, यानी कि झूठे पैर होते हैं जो कि खाना को इकट्ठा करने के काम आते हैं। और हम कह सकते हैं कि यह जो सूडोपोडिया के माध्यम से भोजन को निगलने का भी कार्य करता है। ठीक है। ये भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, सूक्ष्म जीवों को खाकर पोषण को प्राप्त करते हैं। इनका जो प्रजनन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, यानी कि एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है। नेक्स्ट आता है मल्टी सेल्यूलर। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं ये पैरामीशियम का साइन है। ये पैरामीशियम जिसमें आप हेयर लाइक प्रोजेक्शन देख सकते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो शूज़ की तरह होती है। ये है अमीबा। इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पूंछ होती है। और ये है यूग्लिना और ये है अमीबा। अमीबा में आप देख सकते हैं किसी प्रकार कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, यानी कि इनकी जो संरचना होती है ये इनडेफिनेट शेप की होती है, जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। यानी कि ये फॉल्स फीट होते हैं इसके, यानी कि झूठे पैर। ये किसी भी जीव के पास जाकर के उसे अपने आप में समा लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक है। तो ये अमीबा हो गया, ये यूग्लिना हो गया और ये पैरामीशियम हो गया। याद करने योग्य बात क्या है कि ये अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं जिन्हें फॉल्स फीट कहते हैं, यूग्लिना में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और पैरामीशियम में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि बालों जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट आता है बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर होते क्या हैं? वे जीव जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनका जो पूरा शरीर है उनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो संरचना है वो जटिल जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और कोशिका के जो विभाजन के बीच में जो कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है वो विभाजन का होता है, यानी कि शरीर का हर हिस्सा अलग अलग कार्य करता है। किसमें? मल्टी सेल्यूलर में।
ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मानव, पौधे, जानवर, फंगस, ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और अगर हम प्रजनन की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों का प्रजनन सेक्सुअल या एसेक्सुअल होता है, लैंगिक या अलैंगिक हो तरीके से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसमें? बहुकोशिकीय में, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है मल्टीसेलुलर में फंगस। फंगस की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं सिवाय यीस्ट के। यीस्ट के क्यों? सब इससे पहले हम फंगस की बात करें तो ये स्वयंपोषी यानी कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और ये भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। सेल वॉल इसमें काइटिन की बनी होती है जो इन्हें मजबूती देती है। किसको? फंगस को। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जो कि फंगस को मजबूती देती है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल या अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल, ठीक है। उदाहरण अगर हम देखें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन यीस्ट केवल एकल कोशिकीय होता है। कैसे? आइए देखते हैं। यीस्ट जो है, अगर हम बात करें यीस्ट की, यानी कि यीस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं खमीर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। होने को तो ये फंगस है, यीस्ट फंगस है, बट ये एक कोशिकीय है और ये मुख्य रूप से नम और गीले वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो प्रजनन होता है यीस्ट का, ये प्रजनन बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि बडिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटी कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है। अब बात करते हैं इसकी यीस्ट की जो वृद्धि है वो गर्म और आर्द्र वातावरण में तेजी से होती है। यीस्ट की वृद्धि फंगस में ही सेल वॉल जटिल शर्करा यानी काइटिन की बनी होती है, जो भी हमने देखा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइकिन, पेनिसिलिन और यीस्ट। यीस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा और इसका जो मेन सोर्स है यानी कि जो मेन यूज़ है वो बेकरी में यूज़ होता है। किसका? यीस्ट का, ठीक है। लाइकिन की बात करते हैं हम तो लाइकिन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे प्लस फंगस का कंबाइंड फॉर्मेशन होता है लाइकेन और ये परस्पर सहजीवी संबंध में होते हैं। लाइकेन दो जीवों का संग होता है। कौन कौन से? एक तो फंगस का और एक एल्गे। एल्गे कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सहजीवी संबंध होते हैं। कैसे? कि ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है, जबकि कौन फोटोसिंथेसिस करता है? शैवाल। हमने पढ़ा था ना अभी, ये नीला हरा शैवाल और फंगस के जॉइंट से लाइकेन बनता है। तो इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, सेकेंड, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ये तो कार्य करता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि भोजन बनाता है, जबकि जो फंगस है यानी कि कवक उसे नमी और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परस्पर सहजीवी है, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन जो है वो एक तरीके से नेचुरल एंटीबायोटिक है, इसीलिए इसको चिकित्सा में उपयोग किया जाता है और इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं पेनिसिलिन की कुछ और बातें कि ये संक्रमणों का उपचार करता है। कौन कौन से? जैसे कि सूजन हो गया, है ना, निमोनिया, तपेदिक हो गया, गले में सूजन हो गई। तो इन तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें उपचार के लिए पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब बात यीस्ट की हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइकेन है जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का चेंज होता है, इंस्टेंट चेंज होता है, तो लाइकेन तुरंत रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है। एक होता है पेनिसिलिन, ये जो हमने देख लिया, और ये यीस्ट, ठीक है। अब जो हमने देखा हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, वही जो दूसरे अन्य जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एक आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक होता क्या है? ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेप्रोफाइटिक जीव मृत यानी डेड और सड़े गले जीवों और पौधों के
अवशेषों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये विघटनकारी जीव होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन करते हैं। कैसे कि ये जो डेड बायो मटेरियल जो भी होते हैं उनको डिके करने में मदद करते हैं और प्राकृतिक अपचयन यानी कि डिकम्पोजिशन प्रक्रिया में हेल्पफुल होते हैं। इनका जो पोषण का तरीका होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद से भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि डेड सब्सटेंस जो होते हैं उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर फंजाई यानी कवक, बैक्टीरिया और कुछ विशेष प्रकार के मोल्ड जो हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परजीवी की, यानी कि पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में भी ये होता है कि भोजन के लिए मेजबान जीव के प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करते हैं। कैसे, थोड़ा सा और देखते हैं इसको कि ये पैरासाइटिक जो जीव होते हैं ये मेजबान जीव यानी कि जो मेन रोल डिपेंड करता है भोजन को तैयार करने के लिए, ये उन्हीं पर डायरेक्ट अटैक करते हैं अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो कि प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांटाई। ठीक, प्लांटाई में क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेल वॉल उपस्थित होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। प्लांटाई जो है वो यूकैरियोट और बहुकोशिकीय है, यानी कि कह सकते हैं हम कि प्लांटाई एक यूकैरियोट यानी कि नाभिक युक्त और बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर समूह होते हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं और अंग होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये जीव फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन तैयार करते हैं। प्लांट से ही हम रिलेट कर सकते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी। तो ये फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन प्रक्रिया तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन हुआ प्लांटाई का। नेक्स्ट आता है वे जीव जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट किस में होते हैं? एनिमेलिया में, यानी कि वो जीव जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं एनिमेलिया में कंसिडर होते हैं। ठीक है, इनका जो प्रजनन की बात करें तो ये सेक्सुअल तरीके से होते हैं जिसमें एग और स्पर्म मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। एग और स्पर्म मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। किसमें? एनिमेलिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। गाइज, अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसको मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा प्रोटिस्टा वे एकल कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये शैवाल, अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों में पाए जाते हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जिसमें नाभिक और अन्य कोशिकांग होते हैं। ये मुख्य रूप से हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा और पैरामीशियम। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनकी कोशिकाओं में नाभिक और अन्य कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये बहुकोशिकीय या एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो स्वयं भोजन को तैयार करते हैं और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। इसके बाद आता है फंगस यानी फंजाई। ये मृत जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं जैसे कवक और खमीर। ठीक है, इनमें कुछ एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। प्लांट की बात करें तो इसमें सेल वॉल होते हैं। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये यूकैरियोट्स और बहुकोशिकीय जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं जैसे पेड़ पौधे और शैवाल यानी कि एल्गे। एनिमेलिया की बात करें तो ये बहुकोशिकीय और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं। इनका जो शरीर है वो जटिल होता है और ये गति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, पशु, पक्षी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीवों को उनके पोषण, संरचना और जीवन शैली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ में मुख्यतः एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, जबकि प्लांटे और एनिमेलिया जैसे समूह बहुकोशिकीय जीवों के होते हैं। पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक अपनी ऊर्जा स्वयं तैयार करते हैं,
जबकि जानवर जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। और फंजाई यानी कि कवक, ये डेड सेल जो होते हैं, ये डेड पदार्थ जो होते हैं मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं। ये पोषण किससे लेते हैं? जो मृत पदार्थ होते हैं यानी कि डेड सब्सटेंस होते हैं और परासित होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट सेल है और यहाँ पर ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में जो हमने पढ़ा था ये सारे, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ब्यूरस, साइटोप्लाज्म। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि प्लांट सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सॉरी, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होती है, ठीक है, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये मेन डिफरेंस है जो, ठीक है, जो बताता है कि प्लांट सेल को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल सेल। चलिए गाइस, यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसे बार बार रिपीट मोड पर रिवाइज कीजिए और बेहतर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आने वाले फर्दर एग्ज़ाम में अच्छा तैयारी देने के लिए, आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे अपने आप को और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इस लेक्चर को बार बार देखिए और हो सके तो रिपीट मोड पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और इस चैप्टर को बार बार देखिए, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।